हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के अनसॉल्व का सेट 3 करेंगे और सेट 3 के पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप अगर इसके पहले के अनसॉल्व के यानी सेट 2 और सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। ओके। अब देखिए, हम आपको बता दें, पहले इसका जो निर्देश दिया रहता है इसमें तो दिया नहीं है निर्देश, आप सब पढ़ चुके होंगे। और पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला जो आपका खंड अ होता है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ये सब आप सबको पता है। और खंड ब में देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, यहाँ से है आपका। ठीक है। बट पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को कर लें, उसके बाद तो उसको करेंगे। तो पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं। और देखिए, हम आप सबको बता दें, अनसॉल्व को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, उनका नुकसान है। क्योंकि अनसॉल्व से हम कह रहे हैं ना, जितना सेट आपका जो है 7 सेट तक अगर सॉल्व कर लेते हैं 7 सेट बनता है। और देखिए, आपका अरिहंत प्रकाशन जी का अनसॉल्व है और यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है। अन्य बोर्ड वाले भी कर सकते हैं बट स्पेशल यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है। 2025 का आपका अनसॉल्व है और अरिहंत प्रकाशन जी का आप देख सकते हैं। ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या है आपका पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, बी ऑप्शन उपन्यास, सी ऑप्शन नाटक, कविता, डी ऑप्शन। तो चंद्रगुप्त रचना की जो विधा है वो नाटक है। क्या है? चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? नाटक है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी, राम वृक्ष वेनपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है इसमें? तो दीप जले शंख दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि थोड़ा सा और नजदीक कर दे, जूम कर दे, क्या बेहतर रहेगा? थोड़ा सा और, हमको लगता है कभी कभी बच्चों को दिक्कत थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा हाथ बड़ा दिखाई देगा, उससे नहीं दिक्कत है। बट बच्चों को बेहतर से दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, क्या है आपका। दीप जले शंख बजे के लेखक जो हैं कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दीप जले शंख बजे के लेखक जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अब देखिए, शुक्लयोत्तर युगनी के लेखक है विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्व, सत्येंद्र, क्या है, सत्येंद्र द्विवेदी। इनमें से कौन से सही है? शुक्लयोत्तर युगनी के जो लेखक है उपेंद्र नाथ अश्व है। कौन है? उपेंद्र नाथ अश्व है, अश्व जी हैं। शुक्ल इन और ये सब नहीं है, ये भी नहीं है। विनय मोहन शर्मा जी नहीं, भी शुक्लोत्तर युगनी के लेखक नहीं है। मनु भंडारी भी नहीं है, सत्येंद्र द्विवेदी भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे को देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखाई दे रहा है ना? और देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर देखिएगा तो बेहतर से दिखाई देगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है पानी के प्रचार के, आपका बंटी के, क्या है, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट के, आत्मकथा के। अच्छा, इसमें से कौन सा सही है? पहचान पा रहे हैं आप? हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं, बाकी सब गलत, इन सब के नहीं है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, इनके ऑप्शन डी, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजाशत्रु इन्हीं का नाटक है, स्कंदन गुप्त इन्हीं का नाटक है, हाँ, ध्रुव स्वामिनी इन्हीं का नाटक है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंधेरी नगरी इनकी नाटक नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास जी हैं, बाकी ये सब नहीं है तीनों। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतर से क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं।
सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। पद्माभरण, क्या पद्माभरण के रचयिता है? तो पद्माभरण के रचयिता हम सबको ऐसे ही पता है कि पद्माकर जी हैं, ठीक है, पद्माकर हैं। ये तो गलत, सेनापति केशव गलत, भूषण, यानी पद्माभरण के रचयिता है पद्माकर, ठीक है, तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें क्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे, सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, बिल्कुल हाँ यही सही है। हमको इसमें थोड़ा डाउट लगा इसलिए थोड़ा बेहतर से नहीं बोले हैं, सही है, यही सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। प्रोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी सॉरी प्रयोगवादी कवि जो है भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, इनमें से कौन सही है? कौन सही है? तो प्रयोगवाद की क्या है? प्रयोगवाद कवि है, प्रयोगवाद जो कवि है भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। आंगन के पार द्वार के रचयिता है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, क्या गिरिजा कुमार माधुरी। तो इनमें से जो सही है आपका आंगन पार द्वारा की जो रचयिता अज्ञेय है, कौन है? अज्ञेय, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव, क्रोध नहीं, शोक, शोक तो ही है। करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक है, हाथ से भी नहीं, भय भी नहीं, ठीक है, यानी शोक हो जाएगा। करुण रस की जो है अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 ये है। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार, उपमा उत्प्रेक्षा नहीं, रूपक है जी, रूपक अलंकार है इसमें, ये भी यमन भी गलत। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार जो है रूपक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। किनको नहीं पता है जी? सबको पता होना चाहिए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अनु, अपि, अव, अभि, अभि है, ठीक है, अज्ञा अभि है, ठीक है। क्या है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग जो है अभि है ना, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। नीलम नील कमल में समास है द्वंद्व द्विग कर्मधारय बहुब्रीहि, कर्मधारय है, ठीक है। नील कमल में समास जो है कर्मधारय है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। योगी शब्द का जो होगा, तो योगी शब्द का तद्भव शब्द जो होगा जोगी होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। योगी शब्द का तद्भव शब्द जोगी होगा। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तौ, त्वत्, त्वयि, तुभ्यम, कौन सा सही होगा? युष्मद शब्द की जो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है वो क्या होता है? त्वयि, त्वयि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्वयि, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। रचना के आधार पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा तो दिखाई तो देगा ही। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हाँ सही है। रचना के आधार पर वाक्य के जो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, यही सही है, 3 भेद होते हैं, ठीक है। 8, 4 सब गलत, 3 भेद होते हैं।
भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से यानी इनमें से कोई नहीं। जो भाववाच्य की प्रधानता होती है क्रिया की होती है। किसकी? क्रिया की। भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं। अभिकारी शब्द है इंद्र गाय यथासंभव, यथासंभव आप। अभिकारी जो शब्द है इंद्र गाय यथासंभव, ऑप्शन डी आप। इसमें से कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, यथासंभव। ठीक है, यथासंभव आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके बहुविकल्पीय 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न समाप्त हो चुके। ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब ने एक एक प्रश्न पर सही विकल्प चुनकर आंसर चुने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सब खंड ब पर, और खंड ब को आप देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से दिया है, और क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, क्या वर्णनात्मक प्रश्न है, और 21 दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 ऐसे देगा ही बोर्ड एग्जाम में। 21 पर क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर सहित, क्या है जी? निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर, ठीक है, किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश क और दूसरा गद्यांश ख आपका दिया। इनमें से एक ही करना, ये सब आप सबको पता है, हम कई बार बताए हुए हैं। इनमें से एक ही करना, बट हम तो अनसॉल्व को कर रहे हैं। दूसरा वाला है यानी क्वेश्चन नंबर 21 का भी अथवा करके दिया है ना, किसी एक को ही करना है। सही बात है। और हम आपको जो है इस वाले गद्यांश को कई बार बताए हैं। कुसंग का जो है सबसे भयानक होता है, ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सब कई बार बताया गया है। इसको जो है बच्चे तैयार कर लेंगे। 7 सेट बनेगा यूपी बोर्ड के लिए, कई सेटों में आएगा। अब ये नहीं हम कह रहे हैं 7 सेटों में आएगा ये क्वेश्चन, बट 7 सेट बनते हैं ना, कम से कम 4-5 सेट में ये क्वेश्चन दे ही देगा। 100 में 100% ये पूछता है भाई साहब, तैयार होना चाहिए। अब किसके सेट में आएगा ये तो हम नहीं जानते, बट आएगा क्वेश्चन ये 100 में 100% आएगा इस बारी 2025 में। बट किसके पेपर में आएगा उनको ये तो हम नहीं बता सकते, आप ही के पेपर में आएगा। 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में 100 में 100% आएगा। इसलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तैयार रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिसके सेट में आएगा उसके तो मजे है भाई, बेहतर तैयार करके गया होगा। और इसको हम कई बार कराए हुए हैं। पढ़िए तो एक गद्यांश क्या है आपका, कुसंग का जो अर्थ सबसे भयानक होता है, मतलब गलत संगत का जो, वो जैसे कुसंग मतलब गलत संगत, ठीक है, गलत संगत का जो रूप होता है वो सबसे भयानक होता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि की नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। कह रहा है केवल नीति और अब इसका व्याख्या भी करेंगे कि यह केवल नीति और सद्वृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। ऐसी संगत किसी की होती है जी? क्यों नहीं होती है, बहुत कम होते हैं। और देखिए एक गद्यांश से दे दिया और 3 जो है क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन पर 2 अंक, इस क्वेश्चन पर 2 अंक और इस क्वेश्चन पर 2 अंक। टोटल अंक कितने? 2 2 2 6 अंक। कितने हो गए टोटल अंक? जो हो गए 6 अंक। हो गए कि नहीं हो गए? सभी क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमको देखते ही पता चल गया कि, और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, गद्यांश के ब्लू पेन जी हमारा, हाँ ठीक है मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख पा रहे हैं ना दूसरा क्वेश्चन को? ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। ओके, तीनों क्वेश्चनों को देख लिए, तीनों क्वेश्चन को देख लिए। अब आते हैं तीनों, पहले तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। इस गद्यांश का व्याख्या करना आप सबको पता है ना। उसके बाद तीसरे का यानी सुदृढ़ बाहु का अर्थ लिखेंगे। ठीक है,
पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 हम सब लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखिए इस पे 2 गद्यांश दिया होता है, तो हम कौन सा गद्यांश कर रहे हैं? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसी वाले को कर रहे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन था। आपके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या करना है, हिंट दे देना है। क्या हिंट दे देना है आपको कि कुसंग का ज्वर यानी 3 शब्द या 2 शब्द पहले फिर 2-3 शब्द बाद में उठाती है। और इस गद्यांश को आपने पढ़ा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि की नाश नहीं करता। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है, वही गद्यांश है आपका। और उसके पहले का उत्तर क्या था? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसका हम सब संदर्भ लिख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेहतर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस पे आपको कितने अंक मिल जाएंगे? इस पे जो है आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इतना जब कर लेंगे 2 अंक मिल जाएगा, ओके। अब देखिए, अब क्या है आपका, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने टोटल व्याख्या कर दिया है, तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल, यानी पढ़ लीजिएगा 2-3 बार तो बेहतर से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल बेहतर से। ठीक है, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए दूसरे का उत्तर लिखें, दूसरे का व्याख्या, दूसरे का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ, दूसरे का उत्तर ऐसे ही डालेंगे ब्लैक पेन से, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। देखिए किस तरीके से आपका व्याख्या हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन की संगत, शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन की क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगत, ठीक है, बुरे और दुष्ट लोगों की संगत घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है, दिखाई पड़ रहा है ना? नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सद्गुण, सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। कुसंगत किसी भी युवा पुरुष को, अभी आगे और भी है, ठीक है, आगे क्या है आपका? आगे देखिए क्या है, सारी उन्नत दिखा, यहाँ से क्या था आपका? युवा पुरुष की, ठीक, कुसंगत किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नत, ठीक है, क्या आपका? सारी उन्नति प्रगति को बाधित करती है। कुसंगत हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेलती है मतलब, ठीक है, तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है गलत संगत। ठीक है, दूसरी ओर यदि युवा पुरुष व्यक्ति की संगत अच्छी होगी, ठीक है, अच्छी होगी, तो वह उसको सहारा देने वाले बाहु मतलब हाथ, ठीक है, बाहु मतलब हाथ के समान होगी, जो अवनत के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर, ठीक है, भुजा पकड़कर, ये क्या आ रहा है? ठीक है, भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नत के मार्ग पर अग्रसित कर देती है। ठीक है, ये हो गया इसका व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या था इसका? तीसरा क्वेश्चन था आपका, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ हमने उत्तर यहाँ पर लिख दिया तीसरे का। सुदृढ़ बाहु का अर्थ सहारा देने वाली उस मजबूत भुजा से है जो मनुष्य की औनत के गहरे गड्ढे में गिरने से बचाती है और उसे सहारा देती है। ये हो गया हमारे तीसरे का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम सब आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या यानी 21 पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ था ना, कहा था किसी एक गद्यांश के आधारित पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर कहा था, इसमें 2 गद्यांश यानी क वाले गद्यांश को तो हमने कर लिए, अब ख वाले गद्यांश पर आते हैं, मतलब जो अथवा करके आपका गद्यांश दिया है उसको हम सब क्या कर
क्वेश्चन नंबर 21 के जो अथवा करके इसको तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको तो हम कर लिए हैं। अब इसके बाद एक अथवा करके गद्यांश दिया, किसी एक को ही करना था, बट हम सब तो अनसॉल्व को कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम तो दोनों करेंगे। जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तब एक को करके आइएगा। अनसॉल्व कर रहे हैं। इस वाले गद्यांश को देखिए, बहुत ही बेहतर गद्यांश है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। बट उससे जो इसके पहले बताएं उससे ज्यादा नहीं, बट ये भी किसी के पेपर में आ सकता है, ठीक है। बेहतर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, ठीक है। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आपका व्याख्या हो गया। और इसका 3 क्वेश्चन। पहला तो ये है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, मतलब इसका संदर्भ लिखेंगे, 2 अंक मिलेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे, 2 अंक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश के प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर लिखेंगे, 2 अंक। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करें। हम सब गद्यांश को बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे, और ये आपका 21 का अथवा करके जो क्वेश्चन दिया था उसी का है, ठीक है। तो आते हैं, सॉल्व करते हैं इसके तीनों क्वेश्चनों को, ठीक है। अथवा करके जो गद्यांश दिया था उसको आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम 2-3 शब्द पहले लिख ले, पहले का 2-3 शब्द लिख लेंगे, पता है आपको, और लास्ट का 2-3 शब्द लिख लेंगे, ओके। उसके बाद ये हिंट हो गया कि एग्जामिनर को कौन सा हमने गद्यांश किया है, ओके, ठीक है। तो अब समझिए, इसका पहले का उत्तर, यानी पहले क्या आता है क्वेश्चन में, क्या कहा था, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो इसके हम संदर्भ लिखते हैं, जो हिंदी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण जो गद्यांश था, समझ रहे हैं, उसका संदर्भ लिख रहे हैं। क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, आप देख सकते हैं। इतना करेंगे, आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ओके। अब क्या है, अब इसके बाद जो है व्याख्या है, व्याख्या है ना आपका, देख सकते हैं व्याख्या कहाँ है, यही है आपका उत्तर, व्याख्या। इसका गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या, इसका व्याख्या। लेखक, देखिए व्याख्या किस तरीके से, गद्यांश को आप पढ़े बिल्कुल बेहतर से ना। लेखक का मानना है कि वर्तमान में साहित्यकारों द्वारा ऐसे साहित्य की रचना की जा रही है जिसमें नई विचारधारा के पोषक तत्व हैं। इन साहित्यकारों का मानना है कि इनमें भविष्य की असीम संभावना छपी है, जिस पर युवा पीढ़ी गर्व कर सकेगी, परंतु कुछ समय बाद उनका साहित्य भी अतीत हो जाएगा, अर्थात अपनी आधुनिकता को खोकर अतीत का प्रतीक बन जाएगा। इसके आगे भी है, अतीत का प्रतीक बन जाएगा। जिस प्रकार, देख सकते हैं आप, क्या है आपका, जिस प्रकार आज का युवा कालांतर में वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, और वह अतीत की यादों में खोकर उसे अच्छा समझता है, ठीक है। उसी प्रकार साहित्य के सदैव आधुनिक नहीं रहता। युवा साहित्यकारों द्वारा नवीन साहित्य का सृजन किया जाएगा, क्योंकि देश काल की मांग के अनुसार पुराना साहित्य अपनी प्रासंगिकता को बैठाता है। तब नव साहित्य की सृजन अत्यावश्यक हो जाता है, जो युवा साहित्यकारों द्वारा समय समय पर किया जाता है, ओके। ये हो गया इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, और तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से
तात्पर्य निरंतर होने वाले बदलाव या सुधार से है, जिसमें एक समय बाद पुनः नए सुधार की संभावना हो जाती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपको समय दिए जाते हैं और आंसर ये सब आपके बहुत बेहतर तरीके हैं। इसको देखिए, गद्यांश ही करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक, गद्यांश की व्याख्या करने में ही थोड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद जो दो क्वेश्चन होते हैं, संदर्भ और क्या होता है दूसरा क्वेश्चन, वो तो तैयार हो जाएगा ही। और व्याख्या करना ज़्यादा परेशान नहीं होना, 2 ही अंक मिलता है ना, उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा परेशान होते। 2-3 बार पढ़ लीजिए, अगर आता है तो करके आइएगा, नहीं तो कुछ न कुछ उसके अनुसार आप बनाकर आइएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में, समझ गए ना। बट 2 का आंसर देना जरूरी है, संदर्भ दीजिएगा बेहतर से, नहीं तो अंक कट जाएंगे। आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से, किस पार्ट से, और इसके लेखक कौन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना तो याद ही होना चाहिए। और व्याख्या अगर गलत भी कर देते हैं ना तो भी अंक मिल जाते हैं, बट लिखे रहेंगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि लिखे ही नहीं रहेंगे तो क्या ही मिलेगा भाई साहब। बट संदर्भ लिखना और जो तीसरा क्वेश्चन होता है उसको बहुत जरूरी होता है। 2-2 अंक मिलते हैं, बिल्कुल साफ लिखेंगे और सही लिखेंगे तभी मिल पाएगा। और व्याख्या रहा सवाल, व्याख्या तो व्याख्या आप बनाकर भी कर सकते हैं। 2 अंक के लिए इतना क्यों परेशान होना है। अगर नहीं याद करते हैं तो बनाकर आइएगा जरूर। ओके, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 22 के, जो आपका पद्यांश है। 2 पद्यांश दिया रहेगा अनसॉल्व में, अभी हम दिखा देते हैं। एक पद्यांश को दिखाएंगे, उसको 100 यानी उसके आंसर को लिखेंगे, उसके बाद जो अथवा करके पद्यांश है उसको भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं, यही है ना आपका। अब देखिए इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 प्रश्न है, एक तो यहाँ पर से ये दो पद्यांश है। ठीक है, प्रश्न मतलब 2 पद्य, 2 ही प्रश्न है, मतलब समझिएगा 2 पद्यांश। एक तो यहाँ पर क करके पद्यांश दिया, फिर अथवा करके जो ख करके पद्यांश दिया, 2 पद्यांश दिया। आपको एक ही करना रहता है। ठीक है, हम तो अनसॉल्व कर रहे हैं, हम तो दोनों करेंगे। तो पहले पद्यांश को देखिए, पहला पद्यांश क्या है, गोरज बिराजे भाल लहरी, क्या है, भाल लहलही बनमाला, आगे गया पीछे पाछे ग्वाला, गावे मृदु बनिरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। बात हो रही है श्री कृष्ण भगवान की। ठीक है, अब देखिए, बंच चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट क्या तंटिनी के तट आटा चढ़ी चाही, पीत की पीत पट फहरानी री, रस उसके आटा छा। ठीक है, रस बरसावे तन तपनी, बुझावे नैन, क्या प्रणनी, रिझावे वह आवे रस खानी री। ठीक है, यहाँ तक है आपका। और क्या है, 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, गोरजा के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि के किस प्रकार किया है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, गोरजा के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि के किस प्रकार किया, इसका भी आंसर लिखना हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे दिया है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके लिए 2 अंक और इसके लिए भी 2 अंक, यानी टोटल आपके 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आते ही इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या कर देंगे। आपको क्या कहा है, पद्यांश के रेखांकित अंश का ही व्याख्या कीजिएगा। यानी जो आपका रेखांकित अंश है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही व्याख्या करेंगे तभी आपको 2 अंक मिलेगा। तो हम सब पूरा हम आपको करके बताएंगे। जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में इसी को रेखांकित देगा, किसी को रेखांकित करके दे सकता है ना, इसलिए पूरा सीखे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आते हैं सॉल्व क्या है इसका, हम जो है लिख कर रखे हुए समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखेंगे, और ये आपका पद्यांश है ना, गोरज विराजे भाल, पढ़े हुए हैं अभी, देखें अनसॉल्व से आप पूरा पद्यांश। ठीक है, ये आपका 3 शब्द पहले लिख दिए और आखिरी का 3 शब्द में लिख लिए, बीच में डॉट डॉट करके। ये हिंट हो गया एग्जामिनर को, इस वाले पद्यांश को हम कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद जो है आपका, इसका पहले का उत्तर जो है आपका संदर्भ है, हमने
कहा, उसमें कहा था कि उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ यानी पद्यांश का संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए एक किस यानी इसके जो है लेखक यानी इसके जो है शीर्षक यानी रचयिता कौन है, इसके कवि होते हैं ना, इसके लेखक नहीं होते हैं। पद्यांश के जो होते हैं कवि होते हैं। समझ गए। अब देखिए किस तरीके से आपका लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्त, क्या कवित्त, ठीक है, बिल्कुल बेहतर से समझिएगा, कवित्त नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रसखान जी हैं। तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है एक अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका, गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया। दूसरा का आंसर हम न करके तीसरे का आंसर कर रहे हैं। तीसरे में क्या संदर्भ है, पद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या यानी व्याख्या कर रहे हैं। इसका हमने दूसरे नंबर पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे व्याख्या कर रहे हैं ना, दूसरे पर लिख दिए। यानी इसका व्याख्या देखिए किस तरीके से होगा। व्याख्या में क्या लिखेंगे, हम इसको ऊपर कर देते हैं, लिखेंगी कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, ठीक है, समझिएगा, जो आपका गोरज बिराजे भाल लहरी बनमाला, मतलब एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है। उसके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे बाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, ठीक है। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान की चितवन है, ठीक है, चितवन है, अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। अभी लगता है आगे कुछ और है, आगे जो भी है देखते हैं, ठीक है। उसका हे सखी तू अठलाकी लिका पर चढ़कर कदम्ब यही ना, कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को फहराते हुए देख उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है और वह प्राणों को अपनी ओर खींचता हुआ इस ओर ही आ रहा है। क्या क्या खींचता हुआ, प्राणों को अपनी ओर खींचता हुआ इस ओर आ रहा है, अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बताते हुए गोपियों की ओर ही चल आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है, ठीक है, और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये हो गया आपका व्याख्या, ठीक है। इसका पद्यांश का हमने व्याख्या कर लिया टोटल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरे पर इसमें दिया था, गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया। तो इसका आंसर देखिए क्या है, गोरज अर्थात गायों के खुरों से उनकी गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का, ठीक है, सुंदर रूप का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है कि वन से लौटते समय श्री कृष्ण के माथे पर गोरज लगी हुई है, वह बहुत मनमोहक लग रही है और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहर रही है। ये हो गया इसका आंसर। ओके, इसका ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ था, गोरज क्या था आपका, गोरज बिराजे भाल लहरी वन, ये गद्यांश पढ़े, इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं इसका अथवा करके जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम सब देख लेते हैं। उसके बाद उस यानी जो पद्यांश अथवा करके पद्यांश दिया है, उस पद्यांश को हम देख लेते हैं। उसके 3 क्वेश्चन उसमें भी है, तीनों का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद जो है पहले तो हम क्वेश्चन को देखें, यानी 22 के जो अथवा करके गद्या पद्यांश दिया हुआ है उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का जो अथवा करके क्वेश्चन दिया देख सकते हैं क्या है। ये भी आपका पद्यांशी या 3 क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए, पढ़ सकते हैं। फूल झड़ता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, क्या है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल के इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। ठीक है, क्या करना है, इस पद्यांश का पहले तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त कविता के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, यानी उसका संदर्भ ही होता है, कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है, संदर्भ ही होता है, इस तरीके से भी दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कवि का नाम, शीर्षक का नाम, संदर्भ में तो यही तो लिखते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा रेखांकित पद्यांश का, ये जो रेखांकित पद्यांश है इसका हम व्याख्या कर ले लेंगे। 2 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए 2 अंक मिलेगा। कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आते हैं तीनों क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, उसके उसके आते हैं, ये क्या है आपका जो है, आपका बना दिए ना, आपका जो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो उसका ले लीजिएगा। ठीक है, आंसर करते हैं इन तीनों का। क्वेश्चन नंबर 22 का जो अथवा करके आपका पद्यांश दिया था आपने उसको देख लिए होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था, उपयुक्त कविता के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, मतलब कि संदर्भ लिखिए, कवि का नाम और शीर्षक का नाम लिखना है। ठीक है, ये तो हम तो हिंट दे दिए हैं इस प्रकार। ठीक है, समझ गए आप। पहले का संदर्भ मतलब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित युवा जंगल, क्या, युवा जंगल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, हो गया आपका। अब आते हैं, अब इसके बाद क्या था, क्या कहा था, इसके बाद जो रेखांकित पद्यांश का अंश, रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या, अब देखिए क्या है दूसरे का, कवि कहते हैं कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं, यहाँ पर नहीं है, समझिएगा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नहीं है, फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, उसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। प्रकृति ने फूल को जन्म दिया है और अनंतः वह प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, फूल की तरह विलीन हो जाता है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते, यानी जो मैं वाणी बोलता शब्द बोलते हैं ये विलीन नहीं होता। भाषा जो शब्द से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होती, सदियों पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है, इसके आगे क्या देखते हैं, उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। आज किसी ठीक है, इसको हटा देते हैं, पढ़ लीजिए बेहतर से। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। शब्द शाश्वत है, वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से भी परे है, क्योंकि शब्द कभी इतिहास नहीं बनाता है, वह सदैव वर्तमान रहता है। ठीक है, किसी देश तथा जाति की भौगोलिक सीमा उसे अपने बंधन में बांध नहीं पाती है, उसका प्रयोग या विस्तार अनंत है, सार्वकालीन है। उदाहरण के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह गीत बहुत बाद भी पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदे में बैठकर उसी प्रकार गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदे में बैठकर गाया गया था।
इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनाता, सदैव वर्तमान में ही रहता है, क्योंकि वृद्धों के द्वारा उसे दोहराया जाता है। इस संसार में सभी वस्तुएं क्या है, नश्वर है। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा, वह गीत गाने वाला वृद्ध, गेंद, फूल और बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु गीत के शब्द सदैव जीवंत रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी नहीं मरती है, कभी मरती नहीं है, वह अजर, अमर और अनंत है। ठीक है, हो गया आपका इसका व्याख्या। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया था इस पद्यांश में, कभी पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है। कभी मतलब पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं। और पद्यांश को बिल्कुल बेहतर से तैयार करिएगा इस प्रकार, इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार कर देते हैं। ओके, हाँ, तीसरे का आंसर देखिए क्या है आंसर इसका। देखिए, कभी पद्यांश में भाषा की विशेषता बता रहा है। भाषा अनंत है, वह कभी मरती नहीं है। संसार में केवल भाषा यानी शब्द ही अमर है, शेष सभी नश्वर यानी समाप्त हो जाते हैं। क्या है, नश्वर। ठीक है, अर्थात नस्वान है। ओके, ये हो गया तीसरे का आंसर। अब हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 को अनसॉल्व यानी अनसॉल्व के बुक से देख लेते हैं। उसके बाद जो है उसका भी आंसर हम सब ऐसे ही लिखते हैं। ओके, और वो जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो संस्कृत का गद्यांश है। 2 गद्यांश दिए, उनमें से एक ही करना रहता है, बट हम सब तो अनसॉल्व कर रहे हैं ना, दोनों करेंगे, बेहतर रहेगा हम सब के लिए, जितना तैयार हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ब्लू पेन नहीं है क्या जी हमारे पास? ब्लू पेन तो था बट क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, मिल गया जो भी मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश, ये जो नीचे दिया हुआ 2 गद्यांश दिया हुआ है, एक ही को करना रहता है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और कितने अंक दिए जाएंगे? 5 अंक दिए जाएंगे। 2 अंक तो आपको इसका संदर्भ लिखने के लिए दिया जाता है, और 3 अंक तो आपको गद्यांश को लिखे यानी इसका जो है हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो इसको समझिए। यह जो वाराणसी पाठ से पूछा गया है वो ऐसे ही पता चल जा रहा है देखते ही। वाराणस्याम प्राचीन काले देव ने, प्राचीन काला देव मतलब क्या, वाराणस्याम मतलब वाराणसी, प्राचीन काला देव मतलब प्राचीन काल से, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्याया माने विद्या, दिव्य माने दिव्य, ज्योति माने ज्योति, और द्योतते माने जलते थे। यानी प्राचीन काल से, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की ज्योति जलती थी। ठीक है, ठीक है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सततम प्रवहति यानी कि आपका इसका जो है इसको बेहतर से पढ़ लीजिए, और इसका जो है हम अनुवाद भी कर देते हैं। इसको भी पढ़ लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों गद्यांश को देख लीजिए बिल्कुल बेहतर तरीके से और पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है मिट चुका है, बट इसको जो है ध्यान में बैठा लीजिए कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों को एक ही साथ आंसर हम दे देते हैं, इसका भी और इसका भी। यानी ये जो है आपका वाराणसी पाठ से पूछा गया है, और ये जो है ग्राम मतलब कि ये जो है किस पाठ से है जी, ध्यान में आ रहा है बट किस पाठ से जो है, ये जो है आपका किसे शायद प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से पूछा गया है। ठीक है, याद आया, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ। देखिए इसमें ग्रामीण का तो बात कहा होगा, दोनों को बेहतर से देख लीजिए। दोनों का गद्यांश संदर्भ लिख दे रहे हैं, और इसका जो है क्या व्याख्या कर दे रहे हैं, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को देख लीजिए। आइए करते हैं। इसलिए ज़्यादा हम इसलिए नहीं इसको बार बार पढ़कर बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बेहतर तरीके से इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और इसका जो हम व्याख्या कर दे रहे हैं और संदर्भ लिख दे रहे हैं। ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाल दिए। ठीक है, और थोड़ा सा हिंट दे दिए कौन सा है, संस्कृत का गद्यांश है।
ठीक है। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव डॉट डॉट करके ईदान निराता तक है कि नहीं है ना। अब देखिए संदर्भ लिख देते हैं, कहा था कि संदर्भ लिख दीजिएगा और हिंदी में अनुवाद करिएगा, 2 अंक इसके लिए मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड को हाईलाइट कर दीजिएगा। संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया इसका संदर्भ। ओके, अब इसका आप व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या अनुवाद देखिए कैसे। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। उसके बाद आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार मतलब निरंतर प्रवाहित तो हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। ओके, अब आते हैं हम सब अगला, जो इसका अगला दिया था अथवा करके, उसको हम देखते हैं और उसको जो है उसका हिंदी अनुवाद करते हैं और संदर्भ करते हैं। ओके, ये जो आपका संस्कृत का अथवा करके दिया था गद्यांश, उसका जो है हिंदी अनुवाद करते हैं और संदर्भ देखिए। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हो गया इसका संदर्भ। अनुवाद देखिए, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसकर रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शहरी व्यक्ति जो था उसी रेलगाड़ी में, ये जो पूरा पाठ अगर पढ़े होंगे ना तो बहुत बेहतर से समझ में आएगा। शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले की तरह बैठा रहा। सारे यात्री उस बहुत बोलने वाले शहरी व्यक्ति को देखकर हंस रहे थे। तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि ज्ञान हर स्थान पर संभव है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा करके ख नंबर था उसका आंसर। ओके, अब हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं अनसॉल्व से। और उसमें जो है दो श्लोक हैं, दोनों श्लोकों के संदर्भ लिखना है और हिंदी में उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना, उस पर भी 5 अंक देना है। तो आपको उसमें 2 है, एक ही करना है जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। हम तो अनसॉल्व कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो दोनों करके आएंगे, ऐसा गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो दोनों करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 को आप देख सकते हैं, क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ का 2 अंक और अनुवाद करने का 3 अंक मिल जाएगा, टोटल 5 अंक। इसको देखिए, नीर क्षीर विवेक हंसाल्स्यम त्वमेव तनुषे चेत, इसको पढ़ लीजिएगा बिल्कुल बेहतर से। ठीक है, संस्कृत। और इसको देख लीजिएगा ख वाले को। ओके, देख लिए दोनों, बेहतर से इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपका संस्कृत का श्लोक है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है और आपका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो आइए हम सब करते हैं, इसका संदर्भ लिख लेते हैं और इन दोनों का एक ही साथ, मतलब इसका पहले करेंगे उसके बाद इसका कर लेंगे। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर लेंगे, फिर इसका संदर्भ कर लेंगे, फिर हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। ओके, पढ़ लीजिए बेहतर से। प्रश्नोत्तर संख्या पहले तो 24 डालेंगे, उसके बाद नीर क्षीर विवेका डॉट डॉट करके लास्ट का जो 1-2 शब्द लिख लेंगे। ओके, हो गया। संदर्भ देखिए, संदर्भ किस पाठ से श्लोक लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्यो भक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समझ गए, संदर्भ हो गया। हिंदी में अनुवाद इसका क्या है, हिंदी में अनुवाद देखिए, हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा जो अपने कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है, समझ गए, हिंदी में अनुवाद इसका हो गया। अब आते हैं जो अथवा करके आपका ख वाला दिया था उसका कर लेते हैं। ओके,
अथवा करके ख वाला प्रश्नोत्तर संख्या, इसका भी 24 ही डालेंगे जब करेंगे। किसी एक को करना, जो आपको आता होगा वही करेंगे। ओके, देखिए 2 शब्द पहले का और लास्ट का लिख दिए, हिंट हो गया एग्जामिनर को दे दिए। संदर्भ लिख दिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि, आपको जो है, हाँ सही है, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी में अनुवाद देखिए इसका क्या है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी में अनुवाद। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, और अनसॉल्व से आप सब देखिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को आप हिंदी का देख सकते हैं। अब आप सब समझते हैं कि जिला वाइज होता भाई साहब। मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक, क्या है, हाँ, चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए। दूसरा यानी पढ़िए इसको, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, मातृभूमि जिसके देखिए बताया जाता है, स्कूल में ही बताया जाता है, हम भी बता देते हैं किस किस जिला में इसको लिखना है। मातृभूमि किसी, यानी क दिया, इसका पहले आया, दूसरे में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, क्या कहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3 अंक दिए जाएंगे। क का पहला दूसरा दिया तो एक ही करना है। जिसके यहाँ मातृभूमि का होता है जिस जिले में, उसको या तो इसको करना या तो इसको करना। क का 2 दिया, यानी क का पहले करिए या दूसरा करिए, एक ही करना है। ठीक है, ख वाला अग्र पूजा, इसका भी 2 दिया, एक ही करना। ग वाला सुभाष, जय सुभाष, और घ वाला मेवाड़ मुकुट, और अंग वाला क्या, मुक्ति दूत, और च वाला कर्ण है। ठीक है, झ वाला क्या, तुमुल है, ज वाला कर्मवीर है, झ वाला ज्योति ज्वार है। ठीक है, और जो होता है क्या होता है, और ये हो गया। और हम आपको बता दे रहे हैं कि किस किस जिले में क्या क्या पूछा जाता है। ये आपको, ये ज्योति जवाहर है लास्ट में, झ वाला देख सकते हैं, सभी को आपने देख लिए होंगे। और ये जिला वाइज होता है भाई साहब, जिसके जिला में जो पढ़ाया, जैसे स्कूल में ही बता दिया जाता है, आप इसको तैयार कर लीजिए। इसको आपको, ये तो आना तय रहता है। ठीक है, ये जो आना तय रहता है आपको, और बिल्कुल बेहतर से तैयार होना चाहिए, तभी आपको 3 अंक प्राप्त हो पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं कि किस जिले में क्या क्या पूछता है। ओके, आप देख सकते हैं। अब पहले पर है मुक्ति दूत किस किस जिले वाले को लिखना, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। ठीक है, ये जिले वाले जो हैं वो मुक्ति दूत वाला लिखेंगे। और ज्योति जवाहर वाला जो है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा वाले लिखेंगे। जो जो जिस जिले से होंगे उनको तो पता ही है क्या क्या लिखना है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और अग्र पूजा जो प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। और 4 मेवाड़ मुकुट क्या, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। और ये जो जय सुभाष वाला लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। ठीक है, और मातृभूमि के लिए जो मातृभूमि वाला गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ये सब जिलों का नाम है। और कर्ण वाला कौन लिखेंगे, अलीगढ़ वाले, जौनपुर वाले, बलिया वाले, हमीरपुर वाले, एटा वाले। ठीक है, और कर्मवीर भरत वाला मेरठ वाले, फर्रुखाबाद वाले, पीलीभीत वाले, रायबरेली वाले। ठीक है, और तुमुल वाले वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जनौल, क्या, जालौन, बदायूं, क्या जी, 1 सेकेंड, बदायूं। ठीक है, ये सब जिला वाइज आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता रहेगा कि आपके जिले में कौन सा लिखना। ओके, समझ गए। अब हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, देखेंगे अनसॉल्व के बुक से क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सभी बच्चों का तैयार होगा, है कि नहीं तैयार आपका।
किसी न किसी का, इसमें देखिए पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, जितने भी है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आप चार भी तैयार कर लेंगे ना तो पक्का है बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। जितना चारों दिया है इसमें एक चार अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कटेगा ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बेहतर हम मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब देखिए 67 सेट बनते हैं, अब किसके में क्या आएगा भाई साहब ये तो कोई बता नहीं सकता ना, दिक्कत तो ये है। अब मान लीजिए हम आपको बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपके सेट में अगर ना आए तो बात तो ये है, तो क्यों ना हम चार तैयार कर लें। चार अगर जीवन परिचय तैयार होंगे ना तो आपका 5 अंक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख पे क्या है, 25 का क और ख। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। अब तैयार कर लीजिएगा, तुलसीदास का तैयार करिए, मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा, ये जो है चारों में से किसी एक पर लिखना है। ये सब आपको जीवन परिचय पता है, ठीक है, तो नहीं तो हम लिख भी देते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, आप सब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर क्या है आपका, थोड़ा सा नजदीक करने का बेहतर रहेगा आप सब के लिए ना, थोड़ा नजदीक रहेगा, पढ़ लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर न आया हो, इसके लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। श्लोक तैयार होना चाहिए बेहतर से, क्योंकि और इस प्रश्न ऐसा श्लोक तैयार रहे कि जो जब आप बोर्ड एग्जाम दें उस बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में न आया हो श्लोक, नहीं तो नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर वाले, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखिए। इसके लिए पत्र लिखने के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। आप लिख लेंगे ना, ये सब तो हम बता दिए यूट्यूब पर ही। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क्या आरूढ़ीय कह आसित, इसके लिए आरूढ़ीय श्वेत केतु जनक आसित, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है चारों का, देख सकते हैं। ठीक है, चारों का आप देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। इसका बीरा केन पूज्यते, बीरेण पूज्यते हो गया, बहुत ज्यादा आता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ्यत, ठीक है, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथ्यत। ठीक है, और चौथा क्या है, मैत्री केन वर्धते, मैत्री स्वचनेन वर्धते। ठीक है, ये हो गया, चारों का आंसर हो गया। ठीक है, 2 ही को करना रहता है, और कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं भाई साहब। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आतंकवाद कारण एवं निवारण, या देश प्रेम पे, या विज्ञान का वरदान अभिशाप पे, तो आपको पता है, बताएं विद्यार्थियों के जीवन में खेल का महत्व। किसी एक पर आप सब निबंध लिख दीजिएगा, समझ गए। इसी के साथ जो है आपका समाप्त हो गया आपका सेट 3। अब इसके बाद हम सब सेट 4 कर लेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व होने जा रहा है, और जो है इस अनसॉल्व को खत्म कर दे ताकि आप सबके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तैयारी बेहतर होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, आप चैप्टर वाइज तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है अभी हम नहीं जानते, इस चैनल के माध्यम से मैथ का करा दिया गया है। अब देखिए, अब आपका मॉडल पेपर कराए जाएंगे, क्योंकि 1 महीने रह गए, जितना मॉडल पेपर करेंगे उतना बेहतर रहेगा, और अनसॉल्व को करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। सभी क्वेश्चन आपको बेहतर से तैयार होने चाहिए, जितना करेंगे क्वेश्चन उतना आप सबके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए मॉडल पेपर और अनसॉल्व को हम करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ओके।